उसे जिंदा क्यों छोड़ा? इस बारे में वीरा का फराहम किया हुआ जवाब तुम मुझे सुना ही चुके हो। अल्बर्टो की मौत के बाद बोगोटा में जफर की क्या अफवादियत बाकी रह जाती होगी। हो सकता है कि कर्नल ने इसी बिना पर उसे कोलंबिया छोड़ने की इजाजत दे दी हो। अब तुम बिला वजह जफर या वो जो कोई भी है उसकी हमायत कर रहे हो, और ये यकीनन बहस बराए बहस नहीं है। उसने मेरी बात काट दी और बेचैनी के साथ टहलते हुए बोला, मैं उसकी हमायत नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि मैं उसे अल्बर्टो तस्लीम करने पर आमादा नहीं हूं। उसकी नेक नीति या गद्दारी एक अलग सवाल है, लेकिन वो जफर है, ठीक है। अल्बर्टो किसी तरह नहीं हो सकता। वक्त आने पर यह भी सामने आ जाएगा। उसका मुद्दा समझते हुए मैंने नरमी इख्तियार कर ली। मैं ये समझ रहा था कि अब तुम अपने शुबे से ही दस्तबरदार होने की कोशिश कर रहे हो। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसके फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आने पर यह बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि वो कौन है। मुझे 99% यकीन है कि वो जफर ही साबित होगा। मैं हंस पड़ा और मेरे नजदीक ये इम्कान 50-50 है। अव्वल खान ने कोई जवाबी तबसरा नहीं किया और वो बहस वहीं दम तोड़ गई। गुलाम रसूल के नाम और घनौने किरदार से अव्वल खान बाखूबी वाकिफ था, क्योंकि अब्बासीन के जरिए की जाने वाली दरियाई कार्रवाई के काफी दिनों बाद तक वही स्टेशन 4 का कमांडर था और गुलाम रसूल की गिरफ्तारी में उसने नुमाया किरदार अदा किया था। लेकिन जब माफिया वालों ने गुलाम रसूल को कैदियों को ले जाने वाली गाड़ी पर हमला करके अपनी तहवील में ले लिया तो अल-हदीद वाले चक्कर में अव्वल खान का तबादला हो चुका था। जब मैंने वो जिक्र छेड़ा तो अव्वल खान पूरी तरह बाखबर था कि मैंने गुलाम रसूल की लाश भारतीय एजेंटों की तहवील में जाने से किस तरह रोकी थी। उसे इस मामले में माफिया के किरदार का इल्म नहीं था, लेकिन वो ये जानता था कि मैंने जफर के साथ मिलकर मकामी कुंडों पर ऐन उस वक्त यलगार करा दी थी जब वो सहराब गोड से आगे एक वीराने में गुलाम रसूल को भारतीय एजेंटों के हवाले कर रहे थे। तो मैं इस वक्त गुलाम रसूल कैसे याद आ गया? वो सारी बातें होने के बाद उसने अचानक सवाल किया। बज़ाहिर मस्कीन नेक नाम और मुहिब्बुल वतन बनने वाले ऐसे स्याहकार मुजरिम को कौन भूल सकता है? लेकिन मैं आज भी हैरान हूं कि उन्हें जेल की पुलिस से छुड़ाने वाले बदमाशों तक तुम्हारी रसाई कैसे हो गई? तुम भूल रहे हो कि किसी जमाने में मैं खुद भी नामी ग्रामी बदमाश और शी का एक अहम आदमी रह चुका हूँ। बहुत से वफादार मुजरिम और बदमाश आज भी मेरा एहतराम करते हैं। यह और बात है कि गुलाम रसूल को जाने वाले बाद में मकामी माफिया के अरकान साबित हुए थे। माफिया? उसने हैरत से दुहराया, ये तुम इस्लाहन कह रहे हो या यहाँ माफिया की वाकई कोई शाख कायम है? वो एक मुद्दत से यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी नजरों में अब आए हैं। उनके काम का दायरा हेरोइन की खरीदारी और फिर स्मगलिंग तक महदूद था, लेकिन अब वो कुछ बदनाम सियासतदानों की पुष्पनाई करने का इरादा भी रखते हैं ताकि यहाँ मजबूती के साथ अपने पंजे गाड़ सकें। समझ में नहीं आता कि दुनिया भर के जराइम पेशा गिरोहों के लिए पाकिस्तान में कौन सी कशिश पैदा हो गई है कि वो सभी खिंचकर इधर आने लगे। आज वो हेरोइन तक महदूद हैं, कल जिंदगी के हर शोबे में आ जाएंगे। तुम चाहो तो कल ही उनकी गर्दन तोड़ सकते हैं। मैंने उसके खिलाफ खासा मवाद जमा कर लिया है। मेरे चाहने की बात कर रहे हो? अभी मवाद फराम करो, मैं आज ही कार्रवाई कराने की कोशिश करता हूँ। उसने तेजी के साथ कहा। आस्तीन के सांपों को एक लम्हे की मोहलत भी नहीं देनी चाहिए। इतनी तेजी की जरूरत नहीं, आज शायद भरपूर कामयाबी ना हो सके। कल रात रेड की जाए तो गिरोह के बेशतर अराकीन हेरोइन समेत रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। अव्वल खान से वक्त हासिल करते हुए मैं अपनी मुदाफत की राह तलाश कर रहा था। हबीब जवानी उसी रात अपने बड़ों से बात करके मेरी पोजीशन साफ करने वाला था। वो कोशिश कामयाब साबित होती तो फिर किसी भी वक्त रेड लाइन पर धावा बोला जा सकता था। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि तुम कल रात के लिए तैयार रखो। मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद कार्रवाई का आगाज करा देना। असल इमारत बल्कि इमारत के जेरी हिस्से से निकासी के लिए एक तवील जेर जमीन रास्ता भी है, जिसके आखिरी सिरे की नाकाबंदी भी जरूरी होगी ताकि मुजरिम इस रास्ते से फरार होने में कामयाब ना हो सके। इन सब का बैक वक्त गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है। उनका अड्डा शहर के किस इलाके में है? अव्वल खान ने गहरी दिलचस्पी के साथ पूछा। बोल्टन मार्केट से आगे शहर के सबसे बड़े और मसरूफ तरीन कारोबारी मरकज में एक असीरुल मंजिला इमारत की निचली मंजिल और तहखाने पर उन लोगों का तसर्रुफ है। ट्रेड लाइन के नाम से चलने वाला वो कारोबारी इदारा आड़ के लिए दरआमदी काम करता है। उनकी असल मसरूफियत कुछ और है। तहखाने के एक दफ्तर से निकलने वाली एक सुरंग थोड़ी दूर चलकर टेलीफोन केबल्स वगैरह की एक टनल से मिलती है। उससे निकासी के लिए न्यू चाली के करीब वाक़े कूड़ेदान से मुल्हिक के एक मेन होल इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ तुम्हारे आदमियों का मौजूद रहना जरूरी होगा। इस कार्रवाई के लिए हमें पुलिस को अपने साथ लेना होगा। आम नौयत के जराइम के सदेबाब में हम मंजरेआम पर आने के बजाय पसे पुश्त रहना पसंद करते हैं ताकि STF का नाम सीगा राज में रहे। पुलिस के महकमे काली भेड़े भी हैं, अगर उनमें से किसी ने मुखबरी कर दी तो खेल बिगड़ जाएगा। तो फिक्र न करो, हम इस इम्कान के सदेबाब के लिए उन्हें आखिर तक अंधेरे में रखते हैं। मौका पर पहुंचने से पहले उन्हें इल्म नहीं हो पाता कि कार्रवाई किसके खिलाफ होनी है। इतनी एहतियात के बाद कोई काली भेड़ चाहे भी तो कोई मुखबरी नहीं कर सकती। मेरे लिए कोई नया काम नहीं होगा।
बस ये ख्याल रखना कि ट्रेड लाइन के दफ्तर में काम करने वाला अमला जो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक वहां मुलाजमत करता है, इन धंधों में सिरे से मुलव्विस नहीं है। ऐसा न हो कि तफ्तीश के बहाने पुलिस वाले उनको तंग करना शुरू करते। अलबत्ता चौकीदार पूरी तरह मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्विस रहता है। कोई गैर मुतल्लका शख्स पकड़ा भी गया तो तुम्हारी सिफारिश पर उसे रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन ये बताओ कि इस धंधे की पुष्ट पर कौन कार फरमा है? हमारे छापे के वक्त वो कहाँ होगा? उसका नाम हबीब शेफानी है। मैंने धीमे लहजे में कहा, लेकिन तुम्हें कहीं भी उसका कोई सुराग नहीं मिल सकेगा। ट्रेड लाइन के मालिक के तौर पर तुम्हें रिकॉर्ड में एक फर्जी नाम मिलेगा जिसका सिरे से वजूद ही नहीं है, लेकिन यह काम मेरे जिम्मा रहेगा। हबीब जीवानी को मैं अपने तौर पर घेरूंगा और जिंदा या मुर्दा हालत में तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा। अव्वल खान मानी के अंदाज में मुस्कुराया। इसका मतलब है कि तुम हमारे साथ शिरकत नहीं करोगे। मालूम होता है कि हबीब जीवानी के साथ तुम्हारा कोई पुराना हिसाब चल रहा है। मेरी उसे कोई जाती प्रकाश नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है, वो लोमड़ी की तरह चालाक और चीते की तरह फुर्तीला है। भीड़ भाड़ की वजह से वो फरार होने में कामयाब हो गया तो उसको दोबारा तलाश करना नामुमकिन साबित होगा। वो लाखों की भीड़ में गायब होकर किसी न किसी तरह मुल्क से फरार हो जाएगा। हबीब शेफानी। अव्वल खान चौंक कर बड़बड़ाया, फिर चंद सानियों बाद अपने ज़हन पर जोर देते हुए बोला, ये वही सनतकार तो नहीं जिसका 5 स्टार होटल का मंसूबा अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है? तुम्हारी याददाश्त काबिल रश्क है। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए इकरार किया। सुना है कि वो अपने होटल की तकमील के लिए पैसा कमाने के लालच में हेरोइन लेकर जर्मनी गया था, मगर पकड़ा गया। फिर उसे सजा हो गई थी और वो शायद वहीं मर भी गया था। अव्वल खान की याददाश्त ताज़ा हो रही थी। माफिया वालों ने जेल के हुकाम की मुट्ठियां गर्म करके उसे निकाल लिया था। सजा पूरी करने के लिए उसकी जगह एक गरीब पाकिस्तानी को जेल में डाल दिया गया था। हबीब जीवानी के नाम से अखबारात में इसी बदनसीब पाकिस्तानी की मौत की खबर शाया हुई थी। दिलचस्प और हैरत अंगेज। वो बड़बड़ाया, जरा तफसील से तो बताओ ये कैसे हुआ था? हबीब जीवानी को कैद तन्हाई की सजा दी गई थी, इसलिए बहुत ज्यादा लोग उसकी शक्ल सूरत से वाकिफ नहीं थे। उसकी जगह जो शख्स अंदर पहुंचाया गया था वो खुदोखामत और जिस्मानी साख्त के एतबार से उससे मुमासिल था। शायद खुदोखाल भी कुछ मिलते जुलते हों। इस सौदे के एवज उस गरीब आदमी के उसरत सजा घराने को हर महीने एक भारी मुआवजा दिया जाता था। उसने अपने घर वालों की खुशहाली के लिए दियार गैर की वो असीरी कबूल की थी और इसी हालत में मर गया। माफिया वालों ने हबीब जीवानी को चोरी छुपे पाकिस्तान पहुंचा दिया और उसने यहाँ रुपोश रहकर माफिया की दाग बेल डाल दी, जो अब जान पकड़ती जा रही है। इसका होटल तो अब भी अधूरा ही है और शायद नादिहिंदगी के मुतअद्दद मुकदमात से मुंसलिक कर दिया गया है। मुझे ये इल्म नहीं, मगर मैं ये जरूर जानता हूँ कि वो चाहे तो अब काले धन से उस जैसे कई होटल खड़े कर सकता है, लेकिन मुश्किल ये है कि वो अपने असल नाम से सामने नहीं आ सकता। जर्मन हुकाम ने अपने रिकॉर्ड में उसे मुर्दा करार दे दिया है। मुर्दा जिंदा हुआ तो जर्मनी में उसकी फाइल दोबारा खुल जाएगी और जर्मनी की हुकूमत तहवील मुजरिमीन के मुआहदे के तहत उसकी वापसी की दावेदार बन जाएगी। अव्वल खान नहायत गौर से मेरी तरफ देख रहा था। मैं खामोश हूं तो गंभीर लहजे में बोला, कभी कभी तुम्हारी बातों से मुझे खौफ आने लगता है। मालूम होता है कि माफिया और शीख के माइंड मास्टर तुम ही हो, जो हर बात की इतनी तफसीली खबर रखती हो। ये सब बातें तुम्हें कहां से मालूम हो जाती हैं? मैं अपने हरीफों पर दूर दूर से गुलेले नहीं चलाता। ये याद रखता हूं कि मौत बस एक ही बार आनी है और वो भी अपने मुकर्रर वक्त पर आएगी। ये सोचकर मैं सर से कफन बांधकर उनकी सफों में घुस जाता हूं और फिर कामयाबी हो ही जाती है। हो सकता है कि वहां से गिरफ्तार होने वाले कुछ लोग भी मेरा नाम लें, लेकिन रिकॉर्ड पर इसका तस्करा नहीं आना चाहिए। अपने तरीकाकार के तहत मुझे उनसे साजबाज करनी पड़ी थी। मैं ख्याल रखूंगा, लेकिन मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि मुहिम जोई के शौक में तुम बाज़ औक़ात जरूरत से ज्यादा खतरात में छलांग लगाने के आदी हो जाते हो। गजाला की बाजियाबी के चक्कर में मकाओ जाकर तुमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था। तुम्हारे सितारे यावर थे कि तुम वहां से जिंदा लौट आए। मैं नरमी से उसके शाने पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, बात वही आ जाती है कि मौत अपने वक्त पर और सिर्फ एक ही बार आनी है। वक्त आ जाता है तो आदमी कंक्रीट के दमदमे में और अस्पताल की महफूज चारपाई पर भी मौत के बेरहम चुंगल से नहीं बच पाता। तुम जैसे लोग अब नायाब होते जा रहे हैं यार। मौत के बारे में इतने बेपरवायाना अंदाज में बातें करना बहुत आसान काम है, लेकिन इन पर अमल करते हुए बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते हैं। अब तुम मेरी टांग खींचने के चक्कर में पड़ गए हो, इसलिए मुझे चलना चाहिए। मैं अचानक उठ के खड़ा हो गया। मैं सच कह रहा हूँ, वो भी मेरे साथ उठ खड़ा हुआ। तुम्हारी जहानत और बेजिगरी ने मुझे हमेशा बहुत मुतासर किया। काश तुम किसी कौमी इदारे से बाकायदा वाबस्ता होते तो अपनी कारकर्दगी से धूम मचा देते। मैं उसे कैसे बताता कि मैं किस कौमी इदारे से वाबस्ता हूँ, और यही तो मेरी कारकर्दगी की असल जुज़ थी, जो मैं किसी के सामने आश्कार नहीं कर सकता था। मुझे बस अपने वतन से मोहब्बत थी और उस वतन की खातिर मैंने अपनी पहचान, अपना नाम, अपनी ज़ात तक को बदल दिया था। अब मैं कैसे हर एक के सामने ये बात उगलता कि मैं पाकिस्तान की बका की खातिर अपना सब कुछ तज चुका हूँ और इसी खातिर एक ऐसे गुमनाम इदारे को चुन चुका हूँ जिसने मेरी पहचान के बदले मुझे मुहब्बुल वतन होने का दावा अता किया। मैं तो अब खुद को स्पेशल टास्क फोर्स से वाबस्ता समझता हूँ। ये इदारा कौमी है या नहीं,
इस बारे में इसके जिम्मेदार ही कुछ रोशनी डाल सकते हैं। अव्वल खान मेरे साथ बाहर आया तो मेरा ख्याल था कि वह मुझे रुखसत करने का इरादा रखता है, लेकिन वो मेरे साथ चलकर उसी वक्त ट्रेड लाइन के दफ्तर और स्विंग के दहाने वगैरह का दूर से जायजा लेना चाहता था, ताकि उसे अपनी कार्रवाई का ज़हनी खाका तैयार करने में आसानी हासिल हो सके। मैंने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और स्टेशन 4 से बोल्टन मार्केट की तरफ रवाना हो गया। मैं फ्लैट पर पहुंचा तो वीरा फ्लैट से गायब थी। गजाला या सुल्तान शाह को कुछ इल्म नहीं था कि वो कब और कहाँ गई थी। उन्होंने वीरा के बारे में ज्यादा सोचने की जहमत भी नहीं की थी। मुझे उसके बारे में फिक्रमंद देखकर उन्होंने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। सुल्तान शाह ने तो बाकायदा मुझे दिलासा देना शुरू कर दिया कि वीरा एक आकिल, बालिग और मक्कार मुजरमा थी, कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी जिसके लिए मैं फिक्रमंद हो रहा था। मैं खामोशी के साथ उन दोनों की तानाजनी से आता रहा, लेकिन मेरे ज़हन से वीरा का ख्याल महव नहीं हो सका। उसे हैरी किसेंजर की तरफ से बदतरीन खतरात लाहक थे, क्योंकि वो काफी दिनों से वीरा को घेरने के चक्कर में लगा हुआ था और उससे बेदस्तों पा करके अमेरिका भेजना चाहता था, ताकि पांची मिलाइड शी के मकासद और अहदाफ से बेवफाइयों के इल्जाम में उसकी गोशुमाली कर सके। मुझे डर था कि वीरा अपनी कामयाबी के नशे में सरशार होकर कहीं उससे खतरे को फरामोश ही न कर बैठी हो। अगर वो एक मरतबा फिर हैरी किसेंजर के किसी आदमी की नजर में आ जाती तो उसे घेरने की मुहिम दोबारा जोर पकड़ सकती थी और हम गैर जरूरी तौर पर इस नई मुहिम जोई में उलझ कर रह जाते। वीरा की वापसी शाम को 7 बजे के करीब हुई। उसके बुचरे से तकान और इज़्म इहलाल का इजहार हो रहा था। वाते एक सोफे पर गिर गई। टैनी को तुम्हारी गैर हाजिरी से खलजान होने लगा था, तुम इजाजत दिए बगैर घर से बाहर न जाया करो। सुल्तान शाह ने उसके आते ही नश्तर जनी शुरू कर दी। गनीमत है कि तुम बोलने लगे हो, वो तुर्की बोली। मैं तो समझ रही थी कि तुम्हारी जुबान को कब्ज लाहक हो चुकी है, जो आसानी से दूर नहीं की जा सकेगी। ला हौला वला कुव्वत। सुल्तान शाह बुरा समूह बनाकर बड़बड़ाया। तुम जब भी बोलती हो अपने दिमाग की सारी गंदगी अपनी गुफ्तगू में अंडेल देती हो। कभी गलती से ही शाइस्ता गुफ्तगू कर लिया करो। करती हूँ, वो बेपरवाही से बोली। इसका इन्हिसार इस बात पर होता है कि मेरा मुखातिब कौन और किस ज़हनियत का मालिक है। चाहो तो गजाला से मेरी इस बयान की तस्दीक कर सकते हो। लेकिन तुम कहाँ निकल गई थी? मैंने उसकी तकरार में दखल अंदाज होते हुए पूछा। बेमकसद आवारा गर्दी का इरादा था, लेकिन फिर इंडियन कॉन्सुलेट की तरफ निकल गई। वहाँ की क्या खबरें हैं? श्रीमान की जगह किसी को लाया जा रहा है? श्रीमान के जानशी की तकर्री तो दूर की बात है, आज वहाँ एक नया मातम था। वो क्या? मैंने अव्वल खान से मिलने वाली मालूमात का इजहार किए बगैर पूछा। आज तुम्हारे हुकाम ने उनके एक आदमी को पकड़ लिया है। वो किसी सरकारी मुलाजिम से आबिद खायर के तामीराती नक्शों की नकूल लेने गया था। सब लोग उसी अफरा तफरी में उलझे हुए थे। अगर वो रंगे हाथों पकड़ा गया है तो ये लोग दुश्वारियों में पड़ जाएंगे। सफारती कवानीन की रोज से कुछ भी नहीं हो सकेगा। उनके सफारत खाने से पुरजोर एहतजाज किया जाएगा और मुतलका सफारतकार को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया जाएगा। जवाबी कार्रवाई के तौर पर वो लोग भी नई दिल्ली में तुम्हारे सफारत खाने के किसी मुलाजिम पर इल्जाम लगाकर मुल्क बदर कर देंगे। जब दो ममालिक के दरमियान सर जंग चल रही हो तो दोनों तरफ से ऐसी ही हड़तरमियां देखने में आती हैं। इन लोगों के अज़ाइम क्या है? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। खुलकर बात करने के लिए फिजा साजगार नहीं थी, वैसे वो चैन से नहीं बैठेंगे। अलबत्ता एक तब्दीली जरूर आई है कि अब हैरी किसेंजर के मुल्क के साथ उनके ताल्लुकात में सर्द मैरी आ गई है। तुमने ये अंदाजा कैसे लगा लिया? मैंने पूछा। मुझे अपनी सलामती की फिक्र थी, वो हंसते हुए बोली। जब मैंने चुन्नीलाल से कहा कि वो मेरे बारे में हैरी से जिक्र न करे तो उसने बताया कि उन दिनों दोनों सफारती इदारे एक दूसरे से बदजन हैं, तो आपस में किसी किस्म की मालूमात का तबादला भी नहीं कर रहे। ये मकामी हालात का शाखसाना भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हुकूमती सतह पर पॉलिसी में तब्दीली आई हो। सबब कुछ भी हो, मेरे सर से बोझ टल गया है। चुन्नीलाल अब पूरी तरह मेरा साथ देगा। मुझे भी हैरी किसेंजर की तरफ से परेशानी थी, वो अब भी तुम्हारे चक्कर में होगा। हुआ करे, वो बेपरवाही के साथ बोली। मैं उसका कोई ना कोई सदबाब कर ही लूंगी, फिर भी एहतियात करने में कोई हर्ज नहीं। कोई भी फोन आए तो तुम रिसीवर ना उठाना। हो सकता है कि दूसरी तरफ से तुम्हारी आवाज पहचान ली जाए। उसे वो मशवरा देते हुए मेरे ज़हन में हैरी किसेंजर से ज्यादा हबीब चवानी का ख्याल था, जो अपने बड़ों से बात करने के बाद किसी भी वक्त मुझे फोन कर सकता था। वीरा ने खिलाफ का कोई बहस किए बगैर मेरा वो मशवरा तस्लीम कर लिया और वो बात वहीं खत्म हो गई। वीरा ने गुसल खाने का रुख किया तो मैंने उसे आगाह किया कि जब तक हम चारों इस फ्लैट में यकजा रहेंगे, ख्वाब का उसके तसर्रुफ में रहेगी। सुल्तान शाह ड्राइंग रूम में गुजारा करेगा। उसे इस बंदोबस्त से आगाह करने का मतलब यह था कि वो चाहे तो इसी कमरे में आराम कर सकती है। तकलिया होते ही मैंने गजाला और सुल्तान शाह को हबीब चवानी के मुतवक्का फोन कॉल से आगाह कर दिया, ताकि वो बेखबरी की वजह से मजाक में मेरे लिए कोई दुश्वारी न खड़ी करते। लेकिन इस बारे में मुझे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। वीरा के वापस लौटने से पहले ही हबीब चवानी की फोन कॉल आ गई, जो मैंने ही वसूल की। मालूम होता है तुम फोन ही से लगे बैठे थे। मेरी आवाज सुनकर हबीब चवानी ने तबसरा किया। मेरी ये बात बहुत आम है कि मेरे बड़े मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं तुम्हारी उलझन समझ रहा हूँ। मैंने उनसे बात की है। पूरी कहानी बहुत तहम्मुल के साथ सुनी गई है और उसकी माकूलियत ने शायद असर भी डाला है, लेकिन फिर भी तुम्हारी पेशी जरूरी करार दे दी गई है। मेरी पेशी? मैंने हैर से सवाल किया। मुझे किसके सामने पेश होना पड़ेगा? तुम्हें मकाओ में रोकने की कोशिश की गई थी, उसने बताया, लेकिन इस वक्त तक तुम वहां से निकल चुके थे। हो सकता है कि अब तुम्हें मैलान का सफर करना पड़े।
तुमसे मुलाकात के ख्वाहिशमंदों के यकजा होते ही मुझे इतला दे दी जाएगी। अभी सफर तक इस्लामाबाद वाला मामला मुलतवी ही समझो। इसका मतलब है मेरी जात अब भी शुबहात की धुन में लटकी हुई है। कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने तुम्हारी सफाई में अपना पूरा जोर लगा दिया। इसने कहा, यह भी हो सकता है कि तुम पर शुबा ना हो, बल्कि वो लोग तुम्हारी गवाही के जरिए असल मुजरिम तक पहुंचना चाहते हो। लेकिन मैं तो जाए वारदात पर मौजूद रहते हुए भी कुछ नहीं कर सका था। फिर वो मेरे बयान के सहारे कातिल तक किस तरह पहुंच सकेंगे? मैंने उलझन अमेज लहजा में सवाल किया। मेरा ख्यास है वो लोग क्या सोच रहे हैं ये वही जानते। ठीक है, मैं शहरी में मौजूद रहकर तुम्हारे अगले पैगाम का इंतजार करूंगा। दूसरी जानब से ओके कहकर फोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया और मैंने रिसीवर रखकर इस्तराई तौर पर सिगरेट सुलगा ली। मुझे हबीब जिवानी से जो काम लेना था वो पूरा हो चुका था। मेरा अंदाजा था कि वो माफिया के बड़ों के सामने मेरी पोजीशन साफ करने में कामयाब हो जाएगा। उसने मेरी दरख्वास्त का मुताबिक फोन तो कर दिया था, लेकिन उस कॉल के नताइज गैर यकीनी थे। वो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता था। हबीब जिवानी का काम खत्म हो चुका था, इसलिए मैंने फौरन ही अव्वल खान को ग्रीन सिग्नल देने का फैसला कर लिया। मैं पहले हुए मामलात को जल्द अज जल्द निपटा लेना चाहता था ताकि ज़हनी सुकून और यकसोई के साथ मुस्तकबिल के बारे में कोई मंसूबा बंदी कर सकूं और जराइम की दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर सकूं। अव्वल खान ट्रेड लाइन और उसकी आड़ में चलने वाली माफिया को तबाह करने के लिए उधार खाए बैठा था। इसी वक्त वहां धावा बोल देता, लेकिन दुश्वारी ये थी कि उस छापे के लिए उसे मकामी पुलिस हुकाम को भी अपने साथ लेकर चलना था और वो काम अगले दिन ही हो सकता था। मैं सुबह 10 बजे तक तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लूंगा। ज्यादा से ज्यादा 12 बजे तक हम अपना ऑपरेशन शुरू करने की पोजीशन में आ चुके होंगे। उसने पुरजोश लहजा में कहा, तो मेरे साथ इस कारोबारी और तिजारती इलाके का जायजा ले चुके हो? मैं नरमी से कहा, सुबह होते ही वहां लाखों अफराद और हजारों गाड़ियों की रेल पेल शुरू हो जाएगी। इस कदर हजूम में कोई बड़ी कार्रवाई बहुत सी मुश्किलात पैदा कर देगी। तमाशाइयों के ठट लग जाएंगे। दूसरी तरफ से मुजामत की गई तो फायरिंग के तबादले में मुतअद्दिद बेगुनाहों की जानों के ज़िया का खतरा भी रहेगा। मुख्तसर बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो? उसने मेरी बात काट दी। उसकी आवाज में झलकता हुआ जोश और खरोश मान पड़ चुका था। रात के 8-9 बजे तक इस इलाके के तमाम दफातर और तिजारती इदारे बंद हो जाते हैं और वहां सन्नाटा फैल जाता है। इसके बाद तुम नहायत इत्मीनान के साथ उस इमारत को अपने घेरे में ले सकते हो। बात 24-26 घंटों के लिए टल जाएगी। उसकी आवाज मुजमहल थी। मजबूरी है। दूसरी आम बात यह है कि ट्रेड लाइन में दफ्तरी काम सर अंजाम देने वाला अमला बिल्कुल बेगुनाह है। दिन में वो सब भी दफ्तर में होंगे। मुजरिम उन्हें यरगमाल बना सकते हैं। रात को इस इमारत में सिर्फ वही लोग होते हैं जो रैकेट चला रहे हैं। उनके साथ आंखें बंद करके मनमाना सलूक किया जा सकता है। ठीक है, उसने हथियार डाल दिए। फिर कल रात 10 बजे की तैयारियां शुरू करा देता हूँ। मैं इसी वक्त अपने शिकार पर हाथ डालूंगा। और हाँ, जफर के बारे में कोई खैर खबर? अभी तक खामोशी के। मुझे सीईओ के फोन का इंतजार करना होगा। उसकी आवाज उभरी। मैंने मजीद चंद फिक्रों के तबादले के बाद फोन बंद कर दिया। अगले दिन वीरा दोपहर के करीब अपने किसी पुराने दोस्त से मिलने चली गई। इन हलकों में वो एक स्कॉलर के तौर पर पहचानी जाती थी। मैदान साफ हो जाने पर मैंने गजाला को माफिया के बारे में अपने मंसूबे से आगाह किया तो वो चिढ़ गई। तुम्हें हबीब जिवानी को छेड़ने की क्या जरूरत है? उससे भी अव्वल खान ही निमट लेगा। सब कुछ अव्वल खान ही कर लेगा तो मैं क्या करूंगा? मैंने हैरत से सवाल किया। जरूरी नहीं कि तुम हर वक्त कुछ ना कुछ करते ही रहो। वो माफिया चीफ है, हो सकता है कि वो तुम्हें धोखा देकर निकलने में कामयाब हो जाए। तुम अपने लिए गैर जरूरी तौर पर खतरा मोल ले रहे हो। वो मेरे फंदे से निकल ही नहीं सकता। उसे मुझ पर पूरा एतमाद है। उसे तो इस वक्त होश आएगा जब मेरी बीमगन की नाल उसकी खोपड़ी से लग चुकी होगी। मैंने उसकी परेशानी से लुत्फ अंदोज होते हुए कहा, किसी दिन तुम्हारी यही हद से पड़ी हुई खुद एतमादी तुम्हें ले डूबेगी। माफिया को एक ही वक्त में जड़ से उखाड़ फेंकना बच्चों का खेल नहीं है। ये बहुत अहम ऑपरेशन होगा। मैंने उस पर भरपूर तरीके से अपना हिस्सा अदा न किया तो मुझे जिंदगी भर इसका कलक रहेगा। तुम जो चाहो करते फिरो, मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगी। गजाला ने मुंह फुला लिया। मैं उसको मनाने के लिए उसकी खुशामदीद करने लगा। सुल्तान शाह दूर बैठा ज़ेर लब मुस्कुरा रहा था। गजाला को मनाने के बाद वक्त गुजारी के लिए हम कार्ड ले बैठे। ताश खेलते हुए सुल्तान शाह ने न जाने कैसे गजाला के मरहूम वालिदैन का जिक्र छेड़ दिया और गजाला उदास हो गई। गजाला के लिए दुनिया में कोई नहीं था। माँ बाप और अकलौता भाई तीनों ही यके बाद तीगरे खाल के हकीकी से जा मिले थे और बज़ाहिर दुनिया में वो अकेली रह गई थी। मुझे उसके वालिदैन के खानदानी पस मंजर और खानगी हालात का बखूबी इल्म था। उसकी माँ शमा का ताल्लुक उस बाजार से था क्या घुंघरू की छनकार और तबले की थाप पर तमाशाइयों को मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पा कर उनकी जेबें खाली कराई जाती हैं। लेकिन शमा ने उस बाजार में भी अपने वकार को हाथ से नहीं जाने दिया था और यही वजह थी कि कर्नल जवार जैदी को शमा से वालियाना इश्क हो गया था। गजाला की वो हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और मैं वहां ज्यादा देर उनके पास बैठ भी नहीं सका क्योंकि यकायकी फोन की घंटी बजने लगी थी। मैंने लपक कर रिसीवर उठाया तो मेरी हेलो के जवाब में दूसरी तरफ से हबीब जिवानी की सर्द और सख्त आवाज उभरी, जिसे सुनकर मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। अच्छा हुआ कि तुम घर पर मिल गए। उसकी आवाज अजीब और डरावनी महसूस हो रही थी। इस वक्त जिस साल में भी हो फौरन चले आओ। मुझे अपने बदन में करोड़ों चींटियां से रेंगती हुई महसूस हुई और मैंने इस्तराई तौर पर उसकी बात काट कर पूछा, खैरियत तो है? तुम इस वक्त कुछ परेशान मालूम हो रहे। खैरियत ही नहीं है, बस तुम फौरन आओ। मैं फोन पर कुछ नहीं बता सकता।
मैं बस आधे घंटे में दफ्तर पहुंचता हूँ, मैंने खोखली आवाज में कहा। नहीं। उसके गुर्राट से मेरे कान का पर्दा झंझना उठा। उधर का रुख भी ना करना, बात चूहेदान तैयार हो रहा है, तुम मेरे घर आओ। बल्कि नहीं, तुम बहादुराबाद के चौराहे पर पहुंचो, मैं खुद वहां आ रहा हूँ। उसने मेरा जवाब सुने बगैर फोन बंद कर दिया। मैं रिसीवर क्रैडल पर डालकर मुड़ा तो मेरे चेहरे के तासुरात देखते ही वो दोनों बुरी तरह चौंक पड़े। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा फक हो रहा है? गजाला ने बेताबाना अंदाज में उठते हुए पूछा। कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। हबीब जिवानी को अव्वल खान की कार्रवाई की खबर मिल चुकी है। बस पुलिस के साथ चलने में यही सब होता है। सुल्तान शाह पैर पटक कर बोला। उसके किसी नमकख्वार ने उसे खबर पहुंचा दी होगी और अब सारी बाजी उलट जाएगी। मैं चाह रहा हूँ। वो मुझे लेने के लिए बहादुराबाद के चौराहे पर पहुंच रहा है। मैंने कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहा। खेल शुरू हो चुका था, इसलिए मैं बीम गन के अलावा एक भरा हुआ पिस्तौल भी अपने साथ ले जाना चाहता था, क्योंकि हबीब जिवानी के तेवरों का कोई अंदाजा नहीं था। सुल्तान शाह भी मेरा साथ देना चाह रहा था, लेकिन मैंने सख्ती के साथ उसे मना कर दिया। इस वक्त हबीब जिवानी की हालत किसी जख्म खोरदा भेड़िए जैसी थी। उसके खिचार पर हाथ डाल दिया गया था या डाला जा रहा था। इस हालत में वो अपने साय से भी चुकन्ना होता, और अगर उसे भनक भी मिल जाती कि मैं माफिया से बाहर के किसी आदमी से मदद ले रहा हूं, तो मुझे कोई मौका दिए बगैर मेरी खोपड़ी में बेदरेग गोली उतार देता। फ्लैट से निकलते निकलते मुझे अचानक अव्वल खान का ख्याल आया। उसे नई सूरत हाल से आगाह करना जरूरी था, वरना वो बेखबरी और खुद एतमादी की वजह से हबीब जिवानी के किसी जवाबी जाल में उलझ सकता था। इस वक्त मेरी रेस्ट वॉच 7:30 बजा रही थी। इसका मतलब था कि हबीब जिवानी को ऑपरेशन से 2.5 घंटे पहले हमारे अज़ाइम की भनक मिल गई थी। सब कुछ चौपट हो गया। अव्वल खान की आवाज सुनते ही मैंने इज़राइल लहजे में कहा, हबीब जिवानी को अपने दफ्तर पर पड़ने वाले छापे की खबर मिल चुकी है और वह बजाते खुद मैदान में उतर रहा है। ये कैसे हो सकता है? अव्वल खान की आवाज से हैरत के साथ ही बेयकीनी में मुतरशिद थी। अब तक आला हुकाम के अलावा किसी को इस ऑपरेशन का इल्म नहीं है। शायद 15 मिनट पहले इलाके की पुलिस को एतमाद में लिया गया होगा ताकि इमारत के गिर्द अभी से घेरा डालने की तैयारियां शुरू की जा सके। सुबह से तमाम नफरी स्टैंड बाई थी। किसी को कुछ नहीं मालूम था क्या होने वाला है। 15 मिनट पहले इलाका पुलिस को बताया गया और उसे खबर मिल गई। अब वो फोन करेगा और कोई भी कार्रवाई होने से पहले उसके सारे आदमी वहां से फरार हो जाएंगे। मैंने तल्ख लहजा में कहा, वो फोन नहीं कर सकेगा, उसे खुद अपने दफ्तर जाना होगा। मैंने एहतियातन दोपहर को ही ट्रेड लाइन के सारे फोन बंद करा दिए थे। मैं भी खुद निकलता हूँ। वो वहां पहुंचते ही पकड़ लिया जाएगा, लेकिन उसकी शनाख्त के लिए तुम्हारा वहां मौजूद रहना जरूरी है, क्योंकि उसे कोई भी नहीं पहचानता। मैं खुद उसी के पीछे जा रहा हूँ। मैं ट्रेड लाइन नहीं पहुंच सकता। इस महाज पर तुम ही को सूरत हाल संभालनी होगी। ये मेरे बस से बाहर है। मैंने रुखाई से कहा और फोन बंद कर दिया। मेरे पास वक्त कम था। इस वक्त हबीब जिवानी बहुत मुश्किल सूरत हाल में घिरा हुआ था, इसलिए मुझे अंदाजा था कि वो तेज रफ्तारी के साथ ड्राइविंग करता हुआ चंद मिनट में बहादुराबाद चौराहे पर पहुंच जाएगा।